हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं कृष्णा मुरारी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी को परीक्षा मैनिया परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं दोस्त। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक, यानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। सबसे पहले गांधी जी से पढ़ेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का नाम से किसने संबोधित किया था। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से किसने संबोधित किया था। इसके बाद भारत के राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्त काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये तो जानते ही हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, लेकिन फिर भी आपको ये जानना है क्योंकि आपके एग्जाम एक सिंपल सा प्रश्न उठा देता है कि बताइए कि झंडा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, आपके एग्जाम में पूछ देता है। चलिए, तो आज के क्लास हम शुरुआत करते हैं उन टॉपिक से जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास हम कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यानी भारत के सबसे पहले देखिए गांधी जी। और गांधी जी, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, यानी छोटे से लेके हाई स्तरीय यानी उच्च स्तरीय यानी अधिक से अधिक यूपीएससी लेवल तक गांधी जी से तो पूछता है। चाहे गांधी जी का चाहे असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, दांडी मार्च हो, या फिर आपका गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, गांधी जी तो सबसे पहले भूमिका निभाए हैं। यानी गांधी जी से एक प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए पूछ देता है, तो बताइए कि भारत में यानी भारत के रहने वाले, यानी देखिए महात्मा गांधी जी सबसे पहले, तो एक बात बता देते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो एक बात याद रखिएगा, पूछता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 में 1869 में। कहाँ हुआ था, पोरबंदर नामक स्थान पर। दोस्त पोरबंदर कहाँ है, तो याद रखिएगा गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में। चलिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले गांधी जी के बारे में जो भी होगा, जितना भी बनेगा प्रश्न हम बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात बताइए कि गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया था। किसने कहा था कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं गांधी जी। तो सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से दोस्त किसने संबोधित किया था, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने संबोधित किया था, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को किस नाम से संबोधित किया था कि हमारे गांधी जी क्या है, राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी को महात्मा के नाम से दोस्त सबसे पहले किसने संबोधित किया था, तो गांधी जी को सबसे पहले कहा था ये तो हमारे महात्मा हैं। तो महात्मा शब्द सबसे पहले गांधी जी को किसने संबोधित किया था, तो याद रखिएगा R.N. टैगोर ने। दोस्त किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। किसने, R.N. टैगोर ने किए थे, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। और गांधी जी को बापू के नाम से किसने संबोधित किया था कि महात्मा गांधी हमारे बापू हैं, यानी महात्मा गांधी को बापू के नाम से संबोधित किए थे। तो याद रखिएगा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किए थे। तो इतना याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में हाल ही में एसएससी एग्जाम होने वाला है, एसएससी जीडी का, तो पूछ देता है कि बापू के नाम से किसने सबसे पहले संबोधित किया था। यानी महात्मा गांधी को बापू के नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था कि ये तो हमारे महात्मा हैं, हमारे देश के लिए महात्मा हैं। तो याद रखिए किसान आंदोलन, नील आंदोलन कहाँ हुआ था, बिहार के चंपारण में। सबसे पहले गांधी जी अपना आंदोलन शुरुआत की 1917 में। तो वहाँ उस किसान सफल आंदोलन में
गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अब याद रखिएगा कि मैंने बताया गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। पोरबंदर नामक स्थान के गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए इनकी जो पिता थे मोहनदास करमचंद गांधी, इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, जो राजकोट यानी कहाँ के दीवान थे, तो याद रखिएगा गुजरात के राजकोट के दीवान थे। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था पुतलीबाई। दोस्त माता का नाम क्या था, पुतलीबाई था, पुतलीबाई। और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। अब देखिए गांधी जी की बचपन की शुरुआत यानी इनकी पढ़ाई तो शुरुआत राजकोट यानी गुजरात से हुई। इसके बाद इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, लंदन के बाद भारत आए और भारत से फिर रंग भेद यानी भारत के जो लोग काम करने गए थे दक्षिण अफ्रीका में, तो वहां रंग भेद की नीति सबसे पहले अपनाई। तो उस रंग भेद नीति कारण गांधी जी को जाना पड़ा कहाँ, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। इसके बाद फिर भारत में आते हैं और इसके बाद फिर भारत से गए और फाइनली भारत में कब आए, 9 जनवरी को। कब आए, 9 जनवरी 1915 में भारत आए। और इसके बाद पहली बार जब भारत में आए 1915 में, तो भारत गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन बने, तो गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्त गांधी जी के पहला राजनीतिक गुरु कौन बने, तो याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु बने। और इसके बाद दोस्त गांधी जी की कहानी जो है शुरुआत हुई भारत में आने 1917 के आंदोलन से। इसके बाद 1917 से पहले इनका जो भारत में आंदोलन था यानी किसान 1916 के आंदोलन आने लखनऊ अधिवेशन से इनको निमंत्रण मिला भारत बिहार आने के लिए। और किसने बुलाया था, तो याद रखिएगा कि बिहार में आने का निमंत्रण किसने दिया था, राजकुमार शुक्ला ने दिया था। इसके बाद 1917 के बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन। इसके बाद रॉलेट एक्ट अधिनियम में आने जब इसको गांधी जी को क्या बनाया गया, सबसे पहले तो 1919 में याद रखिएगा रॉलेट एक्ट पारित जब किया गया था, तो जलियांवाला बाग ही हत्याकांड हुआ था कब, 1919 में। गांधी जी विक्षुब्ध होकर उसकी अध्यक्षता किए। फिर गांधी जी 1919 में क्या स्टार्ट हो जाता है आपका 1919 में असहयोग आंदोलन शुरुआत किए। 1924 में फिर गांधी जी को बेलगावी अधिवेशन में कांग्रेस का भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता बनाया गया। और फिर फाइनली गांधी जी शुरुआत करते हैं नमक कर के विरुद्ध। कब, आपका 12 मार्च 1930 में कौन सा दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं और दांडी पहुंचते हैं 5 अप्रैल को पहुंचते हैं, 5 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं। और फाइनली 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च वहां से क्या है इंड करता है, नमक कानून भंग करते हैं। वहां से फिर एक आंदोलन की शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि 1942 में कब, 1942 में भारत छोड़ आंदोलन की शुरुआत भी किसने करते हैं, गांधी जी। और गांधी जी की मृत्यु हो जाती है दोस्त कब, 30 जनवरी 1948 को, 48 को। इनकी किसके कारण, तो याद रखिएगा इनको गोली मार देता है कौन, नाथूराम गोड्से ने। नाथूराम गोड्से ने इनकी हत्या कर देता है 30 जनवरी। यानी गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 से लेके 30 जनवरी 1948 के बीच गांधी जी से जितना भी प्रश्न बनेंगे हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए आज के क्लास दूसरा टॉपिक में चलते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो याद रखिएगा भारत का। अब यहां से जितना आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है, देखिए तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। पूछता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, इसकी जो देखिए ये आपका 3 कलर का है, कौन सा, सबसे पहले केसरिया, दूसरा है आपका सफेद और नीचे का है हरा रंग है।
तो इसके बीच में एक चक्र है, इसमें तो पूछता है आपके एग्जाम में कि जो इसमें चक्र है इसमें तिलियों की संख्या कितनी है। तो जो राष्ट्रीय ध्वज इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो याद रखिएगा 3:2 होता है। इसके बाद इनका जो चक्र इसमें तिलियों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें तिलियों की संख्या होती है 24 होती है, याद रखिएगा 24 होती है। और राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया, यानी राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के रूप में कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को। दोस्त 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। हमारा देश आजाद कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। अब देखिए जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तो इसको सबसे पहले कब फहराया गया था, तो याद रखिएगा सबसे पहले इसको फहराया गया था 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। कब फहराया गया था, कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ फहराया गया था, तो याद रखिए कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर। सबसे पहले कोलकाता के पारसी बागान, कहाँ दोस्त, पारसी बागान चौराहे पर फहराया गया था। इसके बाद 1907 में इसको जर्मनी में फहराया गया। दोस्त सबसे पहले जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया। क्या स्टुटगार्ट में फहरा, किसने फहराया था, तो याद रखिएगा मैडम भीखाजी कामा। किसने फहराया था, मैडम भीखाजी कामा ने सबसे पहले इसको फहराया। दोस्त तो ये जो तिरंगा के पहला, ये जो तिरंगा इससे पहले इसका दूसरा अनिसी का डिजाइन था। तो एक बात बता रहे हैं कि तिरंगा का जो डिजाइन है किसने तैयार किया था, तो याद रखिएगा पिंगली वेकैया ने डिजाइन तैयार किया था। दोस्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता के लिए तो इसको भारतीय संविधान सभा ने अपनाया 22 जुलाई 1947 को। और इसको माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने फहराया था, यानी भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है तो माउंट एवरेस्ट पर, तो याद रखिएगा 1953 में इसको माउंट एवरेस्ट पर किसने फहराया था, 1953 में। कौन, शेरपा तेंजिंग नोरगे। दोस्त शेरपा, याद रखिएगा शेरपा तेंजिंग नोरगे। किसने, शेरपा तेंजिंग नोरगे ने किसके साथ, तो एडमंड हिलेरी। सर याद रखिएगा सर एडमंड हिलेरी के साथ। शेरपा तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी के साथ, यानी भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है माउंट एवरेस्ट पर, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, शेरपा तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी। और वहां पर राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को सबसे पहले फहराया था। दोस्त बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज को अपने बैज के रूप में लगाकर कब भारत में अंतरिक्ष यान में 1984 में कौन गया था, राकेश शर्मा। यानी भारत के अंतरिक्ष में अपने बैज पर लगाकर, जो सूटकेस था उनका, जो स्पेस बस्तर था उस पर अपने बैज के रूप में राष्ट्रीय तिरंगा को लगाकर किसने गया था अंतरिक्ष में, तो याद रखिएगा राकेश शर्मा। दोस्त बात करें सबसे पहले अंतरिक्ष में फहराया गया तिरंगा कब फहराया गया, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले अंतरिक्ष में इसको फहराया गया तो अपोलो यान द्वारा फहराया गया था। अपोलो 15 द्वारा इसको फहराया गया था। किस देश ने सबसे पहले फहराया था, अमेरिका ने फहराया। अब देखिए भारत जब स्वतंत्र हो गया तो भारत के स्वतंत्रता के बाद कौन सा देश है जहां राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार फहराया गया था, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में फहराया गया। कहां फहराया गया, ऑस्ट्रेलिया में। यानी स्वतंत्रता के बाद यदि कोई विदेशी भूमि है जहां राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया तो याद रखिएगा फहराया गया कहां, राष्ट्रीय ध्वज को ऑस्ट्रेलिया में फहराया गया। इसके बाद दोस्त बात करते हैं हम अगला कि हमारे जो राष्ट्र ध्वज है तो राष्ट्र ध्वज की जो पूरी तीनों कलर, तो इसमें जो इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है आपके एग्जाम में पूछ देता है कितना होता है, 3:2 होता है। तिलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। इसके बाद हमारा जो देश
संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया तो 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद इसको प्रथम बार फहराया गया तो याद रखिए 1906 के कलकत्ता के पारसी बागान चौराहे पर फहराया गया। 1907 में इसको किसने फहराया तो मैडम भिक्खा जी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया। और दोस्त 1953 में इसको सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर किसने फहराया तो याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले इसको फहराया शेरपा तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी ने फहराया। और बात करते हैं दोस्त कि 19 उत्तरी ध्रुव में, जब उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे कौन, भारत के संजय थापर। संजय थापर इन्होंने कब फहराया तो 1966 में फहराया, 1966 में फहराया। ठीक है, किसने, उत्तरी ध्रुव पर भी तिरंगा को किसने फहराया, संजय थापर ने। तो ये जो है आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। बाकी हम अगले क्लास में जब क्वेश्चन लेकर आएंगे तो सारा आपका डाउट दूर हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए अब भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। क्या दोस्त, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। ये कहां से लिया गया है तो देखिए ये सारनाथ बनारसी से। क्या है दोस्त, सारनाथ। तो सारनाथ कहां स्थित है, सारनाथ बनारस, यानी अशोक के सारनाथ वाराणसी से लिया गया है। अशोक स्तंभ से कहां से लिया गया है तो याद रखिएगा सारनाथ बनारसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो पूछता है कि इसमें शेरों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा इसमें तो 1 2 3 ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें शेरों की संख्या हुआ है 4, क्योंकि ये चारों जो है ना एक अगल बगल, एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए हैं, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अशोक स्तंभ को नीचे जो है देखिए एक चक्र है, जो ये हमारा अशोक स्तंभ है इसमें चक्र तीली, इसमें भी जितना तीली इसकी संख्या कितनी है याद रखिएगा, तीलियों की संख्या 24 है। इसके नीचे जो वर्ड लिखा गया देखिए सत्यमेव जयते। दोस्त लिखा गया सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है तो याद रखिए सत्यमेव जयते है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, तो बताइए कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, चलिए तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। और भारत सरकार ने इसको कब अपनाया तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया था तो याद रखिए हमारा देश का गणतंत्र कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय अशोक स्तंभ चिन्ह है इसको कब अपनाया तो याद रखिए 26 जनवरी 1950 में। अगला हम देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए भारत के जो राष्ट्रीय पशु है तो भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस है। देखिए जो इसको ना रॉयल बंगाल टाइगर के भी नाम से जाना जाता है दोस्त। किस नाम से जाना जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम में दे दिया है पैंथेरा टाइग्रिस। याद रखिए पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। और इसको रॉयल बंगाल के नाम से, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। और भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में इसको अपनाया गया। तो भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में कब अपनाया गया तो 1972 में इसको अपनाया गया, 1972 में भारतीय सरकार द्वारा। दोस्तों क्यों इसको ही अपनाया गया और शेर को क्यों, तो भारत का इससे पहले शेर था, लेकिन शेर जो है सिर्फ गुजरात में पाया जाता है। लेकिन जो ये टाइगर जो है तो इसमें क्या होता है दोस्त, इसकी खास बात क्या होती है टाइगर का तो देखिए टाइगर का सबसे शालीनता होता है,
यानी सबसे एकदम शालीनता होता है, इसके बाद ये फुर्तीला होता है। दोस्त खास बात क्या है पैंथेरा टाइगर्स का, एकदम शालीनता, दृढ़ता और क्या फुर्तीला और अशक्त, एकदम क्या इसके अंदर काफी शक्ति भरा होता है। यानी इसी गुण के कारण भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि इसका गुण क्या है? शालीनता गुण है भाई, एकदम ढीठ होता है, एकदम दृढ़ता पूर्वक होता है। यदि ठान लेके ये काम करना है तो ये करके ही दम लेता है। कौन? बंगाल टाइगर। याद रखिएगा, कौन? बंगाल टाइगर। दृढ़ता, शालीनता और एकदम काफी फुर्तीवान होता है, एकदम फुर्तीला होता है। और खास बात है कि इसके अंदर अपार शक्ति होता है। इसी कारण दोस्त भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया। किसको? राष्ट्रीय पैंथेरा टाइग्रिस को या टाइगर को। याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पंचांग। अब देखिए, सरकारी काम काज करने के लिए डेट तो काउंट होता है भाई। सरकारी राष्ट्रीय, जैसे कि राष्ट्रीय पंचांग हमारा शुरुआत कब से होता है कि भाई जो हमारा भारत का राष्ट्रीय जो कैलेंडर है तो इसकी शुरुआत कब से हुई। तो याद रखिएगा कि सरकारी काम काज को करने के लिए कैलेंडर आवश्यक है कि भाई ये कैलेंडर जो है 30 दिन का है, तो भाई भारत सरकार में 30 दिन का काम होता है। चलिए, तो राष्ट्रीय पंचांग जो है भारत का क्या है? राष्ट्रीय पंचांग जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है कैलेंडर है। और भारत सरकार ने इसको कब अपनाया? यानी भारत सरकार ने राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया? तो 22 मार्च 1957 में दोस्त अपनाया। किसको? 22 मार्च 1957 में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया। अब देखिए, राष्ट्रीय जो कैलेंडर है किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। और शक संवत की शुरुआत किसने किया था? तो याद रखिए, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक यानी कुषाण वंश के जो महान शासक था, कौन? कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। यानी सरकारी काम काज को चलाने के लिए क्या होने चाहिए दोस्त? कैलेंडर। और भारत सरकार ने इसको अपनाया 22 मार्च 1957 को। किसको? राष्ट्रीय पंचांग के रूप में। और ये किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। और शक संवत किस ईस्वी में? तो 78 ईस्वी में। किसने जारी किया था? तो याद रखिएगा, कुषाण वंश के महान शासक थे। कौन? याद रखिए, कनिष्क ने। कौन था? कनिष्क ने। चलिए अगला हम देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में पीकॉक है। यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? मोर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। और इसका साइंटिफिक नाम क्या दिया? पाओ क्रिस्टेस नाम दिया। क्या दिया गया नाम? पाओ क्रिस्टेस, क्रिस्टेटस नाम दिया गया है, क्रिस्टेटस। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रीय पक्षी है पाओ क्रिस्टेटस। अब देखिए, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किससे घोषित किया गया है? तो मोर को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय पक्षी जो है किसको घोषित किया गया है? मोर को घोषित किया गया है। क्यों मोर को ही घोषित किया गया, और पक्षी क्यों नहीं? क्योंकि इसकी जो गर्दन होता है ना दोस्त, देखिए इसकी जो गर्दन हंस के आकार का एकदम पतली और खूबसूरत होता है। यानी सबका मन मोह लेने वाला होता है। कौन सा? ये इसका जो गर्दन होता है। कभी आप जाइए चिड़ियाघर में तो मोर को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और इसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब अपनाया? तो 1963 में, यानी 1963 में। यदि आप मोर को ना दोस्त कुछ करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई कब होगी? तो भारत के वन अधिनियम 1972 के तहत आपके ऊपर आपराधिक कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और मोर में एक खास बात है दोस्त कि जो इसकी नर और मादा, तो जो दोस्त नर होता है ना वो काफी खूबसूरत होता है, मादा जो थोड़ा इससे न डिम होती है, क्योंकि इसके ललाट पर ही देखिए कितना खूबसूरत चीज। और जब अपना पंख जो है ना डांस करता है वर्षा ऋतु में यानी सावन में, तो कितना मजा आता है।
चलिए तो याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पाओ क्रिस्टेटस, यानी राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और इसको भारतीय सरकार ने कब अपनाया पक्षी के रूप में? तो 1963 में। अगला बात करते हैं हम राष्ट्रीय फूल के बारे में। देखिए राष्ट्रीय फूल आपके सामने है, देखिए कितनी खूबसूरत है। और एक बात बता देते हैं दोस्त, गोल्ड तो गोल्ड होता है, डायमंड तो डायमंड होता है, चाहे आप उसको कहीं भी रखिए वो अपना पहचान बना लेगा। अब देखिए इसी तरह सफलता भी है ना दोस्त। सफलता आदमी बोलता है ना कि शुरुआत बड़े से होती है, शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। अब जरा सोचिए कि ये जो कमल है कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन सुंदर दिखने से पहले कितने कहाँ से निकला हुआ है? तो याद रखिएगा कि जब कमल है ना ये निकला कहाँ से है? तो पंख से निकला हुआ है, पाकी कीचड़ से निकला हुआ है। कमल कहाँ से निकला हुआ है? तो याद रखिएगा ये कमल जो है निकला हुआ है कीचड़ से। यानी इसके आदमी जो है हमेशा क्या देखता है? सुंदरता देखता है, लेकिन उसके जो गुण है आदमी को कमी निकालने के लिए कह दिया जाए तो सिर्फ क्या निकाले? अवगुण निकालेगा, उसका गुण नहीं निकालेगा। कमल के बारे में तो बोलेगा कि भाई इसमें अच्छाई अच्छाई। भाई देखिए अच्छाई के साथ बुराई भी होती है, लेकिन बुराई को हम क्या करते हैं? उसको बाद में चर्चा, उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि सारी अच्छाइयाँ जो है ना ढक देती है। लेकिन एक बुराई, तो एक बात बताइए, कमल का कितना भी बुराई कीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो अच्छा इंसान है वो अच्छा ही रहेगा, चाहे आप उसको कितना भी बुराई कर लीजिए दोस्त। तो एक बात बता देते हैं कि जो कमल है भारत के राष्ट्रीय पुष्प के, यानी भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है दोस्त कमल। कहा जाता है ना दोस्त, इसका जो उल्लेख है ना पुराणों में उल्लेख किया जाता है, यानी कमल का उल्लेख है ना पुराणों में है, पुराण में। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा जाता है कि कमल में ना ब्रह्मा जी, ब्रह्मा इसमें कौन वास करते हैं? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान इसमें वास करते हैं। कौन? विष्णु भगवान। सरस्वती जी क्या है? सरस्वती जी इनमें वास करती हैं। लक्ष्मी जी का भी इसमें लक्ष्मी जी वास करती हैं। किसमें? कमल में। तो याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। और कमल का सबसे खास बात क्या है कि ये निकलता कहाँ से है? तो उसी पंख और कीचड़ से। तो याद रखिएगा बड़े बड़े जो सफलता हासिल होती है चाहे संसार में किसी को भी, तो शुरुआत कहाँ से किए हैं? छोटे स्तर से, तब जाके उनको बड़े स्तर की ऊंचाई प्राप्त होती है। अगला है कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है दोस्त बरगद। देखिए राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। अब देखिए राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को क्यों ही अपनाया गया है? क्योंकि बहुत दिनों तक टिकने वाला होता है। कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय जो पेड़ है वो कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद। क्यों? क्योंकि बहुत दिन तक टिकने वाला होता है। साथ ही दोस्त कहते हैं ना कि तरुअर फल नहीं खाता है सरवर पियत न पान। तरुअर फल नहीं खाता है सरवर पियत न पान। यानी दोस्त जो पेड़ अपना फल खाने लगे, जो नदी अपनी पानी पीने लगे, तो बताइए दूसरे की क्या महत्व रह जाएगी? यानी हम जो काम करते हैं सिर्फ अपने के लिए काम करें दोस्त, फिर इस पृथ्वी पर जन्म लेने से फायदा क्या है? यानी हमारा मनुष्य जन्म लोगों की कल्याण करने के लिए होती है। तो याद रखिएगा कि जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। और बरगद जो है ना दोस्त हमेशा दूसरे को शीतलता महसूस कराता है। क्या कराता है? दूसरे को शीतलता महसूस कराता है, यानी ठंडक महसूस कराता है। काफी दिनों तक टिकने वाला होता है और इसके छांव में बैठकर आप आराम कर सकते हैं। कहते हैं ना दोस्त कि बड़े हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अब बड़े हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अब पक्षी को छाया नहीं तो फल लागे अति दूर। दोस्त पक्षी को छाया नहीं तो फल लागे अति दूर, यानी कहने का मतलब है दोस्त कि पेड़ बड़े बड़े हुआ तो क्या हुआ, मनुष्य भी जीवन में है तो क्या हुआ जब किसी के काम नहीं आ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब हम दूसरे को शीतलता महसूस कराते हैं तभी हमारी कोई भूमिका है, अन्यथा कुछ नहीं। तो याद रखिएगा कि भारत के जो राष्ट्रीय वृक्ष है कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है। ये ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने जीवन में एक बरगद का पेड़ लगाइएगा। आप लगाइएगा दोस्त, मैं लगाऊंगा और सभी स्टूडेंट से कोशिश करूंगा कि एक बरगद अपने जीवन में लगाएं, क्योंकि काफी दिनों तक टिकने वाला होता है। साथ साथ क्या होता है कि जब गर्मी आती है दोस्त तो इसके छांव में बैठकर आप सुकून महसूस
कर सकते हैं। चलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाइए, लेकिन एक पेड़ बरगद का लगाइए, क्योंकि इससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलता है। और एक बात है कि आपके एग्जाम में प्रश्न भी बना देता है कि पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, तो रात में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी प्रक्रिया जो है रात में क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यानी रात में क्या है दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो मनुष्य के लिए क्या है, नुकसानदेहक है। दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, इसलिए अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाइएगा। वो पेड़ होगा दोस्त बरगद का। सफलता तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप कर्म कीजिएगा, देखिए कर्म कीजिएगा तो फल मिलेगा, कर्म कीजिएगा तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। दोस्त कर्म कीजिएगा तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, फल मिलना तय है, लेकिन कर्म करते रहिए। चलिए आज के हम देखते हैं अगला जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय फल है दोस्त फलों का राजा। दोस्त फलों का राजा किसको कहते हैं, तो फलों का राजा दोस्त बोलते हैं आम को। किसको बोलते हैं दोस्त, आम को बोलते हैं। और अभी तो वर्तमान में आम की कम से कम नहीं तो 500 किस्म, कितना दोस्त 500 किस्म जो है ना अभी प्रजाति इसकी मिल रही है। एकदम एक से लंगड़ा जो है आप खाए होंगे कौन कौन सा आम है। चलिए तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है, तो भारत का राष्ट्रीय फल दोस्त कौन सा है, आम है। कौन सा है, आम है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा। क्या नाम है दोस्त, मैग्नीफेरा इंडिका। आम का नाम क्या है दोस्त, इंडिका नाम याद रखिएगा कि मैग्नीफेरा इंडिका इसका नाम है। ठीक है, किसका, आम का। और ये भारत का दोस्त राष्ट्रीय फल है। क्यों, क्योंकि अपनी मिठास के लिए ना दोस्त एकदम खास है, एकदम मिठास का लाजवाब है एकदम। तो याद रखिए अपने जीवन में एक पेड़ इसको भी लगाइएगा। कौन सा, आम का पेड़ लगाइएगा। क्योंकि दोस्त ये इसमें खास क्या होता है, मैंने बताया ना कि तरुअर फल नहीं खाता है सरवर पियत न पान। यानी तरुअर फल नहीं खाता है दोस्त, पेड़ पौधा भी फल खाने लगे, पेड़ पौधा अपनी फल खाने लगे तो बताइए दूसरे को क्या रह जाएगा। तो याद रखिएगा कि मनुष्य जीवन में जो हम कर्म करते हैं, हमारी कर्म का फल हमको तो मिला ही, लेकिन इसका फल दोस्त दूसरे को भी मिलता है। जैसे आप सफल होइएगा तो कितना खुशी जितना आपको नहीं होगा, आपका परिवार समाज को होगा। इस बात को दोस्त ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं हम अगला कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है आखिर किसको दर्जा दिया गया है। ऐसे तो आज के समय में सब लोग क्रिकेट का आदी हो गए, यानी सब लोग क्रिकेट, लेकिन भारत का राष्ट्रीय जो खेल है दोस्त क्या है, हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है दोस्त। और देखिए हॉकी में क्या है, हॉकी से खेलने से फुर्तीला आदमी बनता है। तो देखिए जो हॉकी है इसमें एक बॉल है, क्या है दोस्त, ये बॉल है। तो इसका जो बॉल है इसका कितना ग्राम का होता है, तो 155 ग्राम का बॉल होता है। ये जो इसका दंडी है ना, इसका दंडी तो कितना, ये तो 91 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। किसका, इसका दंड। और अंतर्राष्ट्रीय मैच में ना दोस्त कितना खेल होता है, तो 70 मिनट का ये खेल होता है अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। और हॉकी का जादूगर दोस्त किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा कि हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं दोस्त, मेजर ध्यानचंद को कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को दोस्त, कौन सा, 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस दोस्त कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस पर, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्त। अब देखिए इसकी जो है हॉकी, तो हॉकी में कितने टीम होती है, तो 2 टीम होती है। अब प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्त। यानी दोनों टीम में क्या है, 11 खिलाड़ी होते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, तो याद रखिएगा सबसे पहले स्वर्ण भारत यानी हॉकी में कब जीता गया था, तो याद रखिएगा सबसे पहले ये स्वर्ण अब तक से लगभग शायद 8 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, ओलंपिक खेलों में 8 ओलंपिक मैचों में स्वर्ण जीत चुका है, यानी गोल्ड जीत चुका है, याद रखिएगा। चलिए इतना ध्यान रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी।
ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, हॉकी है। चलिए बात करते हैं हम थोड़ा सा अगला कि भारत के जो राष्ट्र नदी क्या है। तो देखिए भारत के राष्ट्र नदी है गंगा। दोस्त गंगा जी है ना भारत का पवित्र, याद रखिएगा गंगा जी को पवित्र नदी कहा जाता है। यानी भारत की जो राष्ट्र नदी है गंगा, और गंगा को पवित्र नदी कहते हैं क्योंकि देखिए एक बात बताइए, आज भी हम लोग क्या होता है, कोई भी श्राद्ध क्रम कहीं भी जाना होता है सबसे पहले गंगा जी का जल छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जल जो है ना, कितना लोग बताइए कहाँ से शुरुआत करके, यानी शुरुआत होती है उत्तराखंड से दोस्त। कहाँ से? उत्तराखंड से अब जाके गिरती कहाँ है, बंगाल के खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं कौन, गंगा जी। तो भारत के पवित्र नदी कौन है दोस्त, गंगा। और इनकी लंबाई कितना है, तो याद रखिए 2500 किलोमीटर। कितनी दोस्त, 2500 किलोमीटर। और गंगा जी कहाँ से निकलती हैं, तो याद रखिएगा भागीरथी। कहाँ से दोस्त, भागीरथी और देवप्रयाग के संगम से। कहाँ से, भागीरथी और देवप्रयाग के संगम से निकलती हैं, जहां से इनका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। उत्तराखंड से चलती हैं, उत्तर प्रदेश चलती हैं, उत्तर प्रदेश बिहार जाती हैं, इसके बाद दोस्त झारखंड पहुंचती हैं। कहां पहुंचती हैं, झारखंड पहुंचती हैं। फिर पश्चिम बंगाल के रास्ते, कहां दोस्त, वेस्ट बंगाल के रास्ते ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, यानी गंगा जी की शुरुआत होती है ये अलकनंदा और भागीरथी के संगम से, यानी देवप्रयाग से। कहाँ से दोस्त, देवप्रयाग से शुरुआत करती हैं और पहुँचती है उत्तर प्रदेश, पहुँचती हैं बिहार, इसके बाद झारखंड और जाके पश्चिम बंगाल में गिर जाती हैं, यानी अपना पानी जो है डाल देती हैं। तो याद रखिए कि भारत के जो गंगा नदी हैं, तो इनको राष्ट्र नदी के रूप में कब घोषित किया गया था, तो इनको राष्ट्र नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था राष्ट्र नदी के रूप में, 2008 में घोषित किया गया था। अब स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा है दोस्त, गांधी जी को स्वच्छ रखने में कार्यक्रम कितना बार नरेंद्र मोदी लगे भाई, गंगा नमामि गंगे। तो नमामि गंगे की शुरुआत किए दोस्त, कब से किए, तो याद रखिएगा जुलाई 2014 से स्टार्ट किए। नमामि गंगा यानी गंगा जी को भाई साफ सुथरा रखिए। देखिए ये भी जो है ना, जरा सोचिए कि साफ सुथरा गंगा जी नहीं रहेंगी तो आप दर्शन करने जाते हैं तो भाई कम से कम साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो याद रखिए कि भारत के राष्ट्र नदी कौन सी है, तो भारत की राष्ट्र नदी गंगा है। चलिए हम अगला बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव। देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है दोस्त। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये कौन सा है, डॉल्फिन है। बताइएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये डॉल्फिन है। और देखिए डॉल्फिन जो है ना, ये भारत के किस में, स्वच्छ जल में पाई जाती है दोस्त। ये भी जो है ना कैसा जल में, स्वच्छ जल में पाई जाती है। अब भारत का स्वच्छ जल यदि गंदा हो जाती है दोस्त ये मर जाएगी। तो भारत में ये जो है ना गंगा में पाई जाती है दोस्त, गंगा में, क्योंकि गंगा के ना जल स्वच्छ है दोस्त। इसके बाद चंबल नदी में पाई जाती हैं। कौन सा, चंबल नदी में। और भारत से बगल में भारत का पड़ोसी देश है दोस्त, कौन सा, पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान के दोस्त सिंधु नदी में भी डॉल्फिन पाई जाती है। कौन सा, सिंधु नदी में भी डॉल्फिन पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि डॉल्फिन का, देखिए डॉल्फिन की खास बात है जो भारत में रह रही हैं तो इसका जो दोस्त आँख है ना, आँख से बहुत कम दिखाई देता है, मतलब दिखाई ही नहीं देता, दृष्टिहीन होती है। और इसमें क्या है कि एक बुद्धि जीव जैसा, जैसे मनुष्य में जीव होता है ना, जैसे ज्ञान होता है, उसी तरह डॉल्फिन में भी दोस्त क्या होता है, लगता है कि ज्ञान होता है। तो याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन है। और इसको भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया, तो राष्ट्रीय 10 मई 2010 से 10, यानी 10 मई 2010 से, कब से दोस्त, 10 मई 2010 से राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। इसीलिए दोस्त गंगा जी को साफ सुथरा, नदी को भी साफ सुथरा, सब लोग कहीं भी जाइए तो साफ सुथरा रखने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला जो हम बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्रा। दोस्त हर देश अपना मुद्रा का नाम, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरो हो, पाकिस्तान, तो चलिए ये तो अपना ही मुल्क है।
तो बताइए अपना मुल्क नहीं मतलब पड़ोसी है, तो याद रखिएगा कि हर देश अपना कोई ना कोई प्रतीक अपनाता है। अमेरिका डॉलर अपनाता है, तो पाउंड स्टार्लिंग अपनाता है, ब्रिटेन। तो भाई भारत के आखिर पहचान क्या है कि भाई ये भारत का रुपया है। तो भाई भारत का रुपया में आप देखे होंगे तो याद रखिएगा एक मुद्रा ऐसे है, यानी जो देवनागरी लिपि से। तो याद रखिएगा भारत की जो लिपि कौन सी है, देवनागरी है। कौन सा? देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि के जो आर, ये जो शब्द है ना दोस्त, आर शब्द से ये शब्द लिया गया है। और किसने लिए हैं? तो याद रखिएगा कि 2010 में इस अक्षर का नाम दिए थे मुंबई के दोस्त, कहाँ सा? मुंबई के IITian। कौन सा दोस्त? मुंबई के IITian उदय कुमार ने, उदय कुमार ने याद रखिएगा कि मुंबई के IITian 2010 में इस प्रतीक का जो है ना डिजाइन दिए कौन? उदय कुमार ने। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो है ना दोस्त रुपया है, और रुपया पर ये जो है चिन्ह आप देखे होंगे। यदि ऐसा चिन्ह यदि रुपया पर न मिले तो याद रखिएगा ये भारत का मुद्रा नहीं है। तो भारत का मुद्रा में जो है दोस्त ये देवनागरी के आर अक्षर से लिया गया है। और किसने दिए हैं? तो इसका डिजाइन जो दिए हैं दोस्त उदय कुमार ने, जो मुंबई के IITian रह चुके हैं। चलिए अगला जो हम बात करते हैं भारत के जो राज्य भाषा है, भारत के राष्ट्र भाषा नहीं राज्य भाषा है। तो बताइए कि भारत के जो राज्य भाषा कौन सा है? तो राज्य भाषा दोस्त है हिंदी, लेकिन सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा भी उपयुक्त माना गया है। तो याद रखिए, तो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में, यानी भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया था? तो 14 भाषा का उल्लेख किया गया था। 14 भाषाओं का दोस्त उल्लेख किया गया था। लेकिन वर्तमान में कितना भाषा है? तो 22 भाषा है। यानी वर्तमान में दोस्त कितने भाषा हैं? तो 22 भाषा का उल्लेख जो है किया गया है। तो याद रखिएगा कि भारत के जो राज्य भाषा है किस अनुच्छेद में? तो याद रखिएगा 343 आर्टिकल 1 में जो है राष्ट्रीय राजभाषा के रूप में इसको हिंदी को दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है भाषाओं की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा भारत में वर्तमान में राजभाषा जो हिंदी है, हिंदी और भाषाओं की संख्या कितना दिया गया है? तो याद रखिएगा 22 दिया गया है। चलिए आज के जो है इतना था दोस्त, काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट जो था मैंने आपको बताया। बाकी क्वेश्चन के रूप में आपको हम जस्ट कंप्लीट कराएंगे। यदि दोस्त हमारा यदि क्लास पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि देखिए हमारा जो टीम है, मैंने बताया कि हम तो पढ़ाते हैं और गाइड, लेकिन हमसे अधिक प्रशांत आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि वो इतना आप लोग के लिए सर क्वेश्चन का डिजाइन, जैसे उदय कुमार ने मुद्रा का प्रतीक दिया ना दोस्त, इतना मेहनत करके भारत के, क्या पता आने वाला समय में ये बहुत अगले चीज़ का कोई चीज़ का भारत के लिए काम करें। चलिए आने वाला समय में बताएगा, क्योंकि ये भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो दोस्त हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है परीक्षा मैनिया ऑफिशियल, आप इस पे जाकर आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम ID से भी जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्त हम मिलते हैं अगले क्लास में, और आप अपना ध्यान रखिए, बनाए रखिए, और नया साल आने वाला है, जमकर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं दोस्त हम अगले क्लास में, तब तक ले दोस्त जय हिंद, धन्यवाद।